Hello बच्चों, आफ्टर डिस्कशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आई एम बिफोर यू टू डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ। बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ एक F इक्वल टू एम ए के फॉर्म में है और एक जो है मोमेंटम के फॉर्म में है। तो दोनों को हम लोग चलो सीखते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशन है उसको भी देखेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ बच्चा क्या कहता है, स्वाभाविक सी बात है, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें आप एक्सेलरेशन सपोज एक में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करना चाहते, दूसरे में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको क्या होगा बच्चे, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और बच्चे यदि मास एक्सेलरेशन सेम रखते हो, सपोज एक कार है और एक बस है, दोनों में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप करना चाहते हो, तो मोर मास में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं इन दिस वे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। यह बच्चे न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो चलो हम लोग कह सकते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of its mass and acceleration produced in it। किसी बॉडी में भैया कितने फोर्स की जरूरत होगी, मोर मास मोर फोर्स, मोर एक्सेलरेशन मोर फोर्स। एक कार है, उसको 2 लोग धकेलेंगे तो 10 सेकंड में कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी, सपोज 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर करती है। उसी कार को 10 लोग धकेल देंगे, 20 लोग धकेल दें, तो क्या होगी बोलो, बहुत ज्यादा, 10 सेकंड में बहुत ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर ले तो मतलब एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा, ज्यादा। मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन, या मोर एक्सेलरेशन की जरूरत है तो मोर फोर्स की जरूरत होगी। तो बच्चे हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। क्यों? क्योंकि हम वी ऑल नो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होता है बॉडी में, हमको उतना ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। और जितने ज्यादा मास की बॉडी है, बस और कार है, दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो मोर मास वाले में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो दोनों फैक्टर्स को बच्चे हम लोग मिलाते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, एम ए हो जाता है, वही है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ए बॉडी या फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दोनों चलेगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, F डायरेक्टली एम ए, तो F इक्वल टू क्या होगा, के एम ए। हियर के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी वी इंट्रोड्यूस इक्वल साइन एंड कांस्टेंट। यहां बच्चे हियर कांस्टेंट के कितना होता है, 1 होता है। हियर के इक्वल टू 1, तो हम लोग कह देंगे क्या, F इक्वल टू एम ए। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। आपसे पूछता है न्यूटन सेकंड लॉ बताइए, आप F इक्वल टू एम ए से बता देना। तो F इक्वल टू एम ए इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। और एक चीज चलिए हम सीखते हैं, मोमेंटम क्या होता है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम। अभी आगे 12th में 11th में जब हर क्लास पहुंचेंगे तो वहां एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। तो यहां मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम है। आप ही बताओ बच्चे, एक टीचर है, एक बच्चे को चौक से एक बार मारता, मान लो हल्ला कर रहा है, और एक बार वही टीचर को डस्टर से मार देता है, सेम एफर्ट से, ठीक है। तो आपको बताना सेम वेलोसिटी से वो हिट करता है, चौक भी डस्टर भी, तो कब उसको ज्यादा फोर्स लगेगा। स्वाभाविक है जब डस्टर से उसका मास ज्यादा है, मतलब बॉडी का इंपैक्ट कब ज्यादा होता है, जब मास ज्यादा होता है। तो उस बच्चे पर ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब वो डस्टर से हिट होगा टीचर के द्वारा। और सपोज उसका चौक जो है नहीं है, उसके पास डस्टर ही है ओनली, तो एक बार उसने फिर हल्ला कर रहा है, फिर छोटा सा एक बार डस्टर से धीरे से उसको मार दिया, फिर वो शांत नहीं हो रहा है, फिर एक बार और तेजी से मारा, एक बार खूब गुस्से खूब तेजी से उसको मारा। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी से आपने मास तो सेम रखा डस्टर का मास,
जितनी ज्यादा वेलोसिटी से उसको उसके ऊपर फेंकोगे डस्टर, उसको चोट उतनी ज्यादा लगेगी। तो इससे साबित होती है कि इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर। इम्पैक्ट जो है मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो मास और वेलोसिटी को मिला करके एक क्वांटिटी डिफाइन की जा सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसको पी से लिखा जाता है। मोर इज द मास, जैसे बंदूक की गोली है, आप पॉकेट से निकाल किसी को मार दोगे तो थोड़ी कुछ होगा। आप उसको जब शूट करते हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी देते हैं, तो क्या कर जाता है जी, पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो मास बढ़ा दो और वेलोसिटी बढ़ा दो तो उस बॉडी पर क्या होगा जी, ज्यादा फोर्स लगेगा, जो भी टारगेट होगा। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं उस बॉडी का क्या बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया। तो मास और वेलोसिटी को मिला करके एक क्वांटिटी बनाई जा सकती है, जिसका नाम क्या है, मोमेंटम। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body, possessed by a body। कितना इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, मोशन में रहते हुए हाउ मच दैट बॉडी कैन एक्सर्ट फोर्स। कोई बॉडी मोशन में रहते हुए कितना फोर्स लगा सकती है, वह इसको क्या कहलाता है जी, क्वांटिटी ऑफ मोशन। और क्वांटिटी ऑफ मोशन मीन्स मोमेंटम जो है किन बातों पर डिपेंड करता है, मोर इज द मास, मोर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, या मोर फोर्स बॉडी कैन अप्लाई, मोर इज द वेलोसिटी, मोर फोर्स बॉडी कैन अप्लाई। तो आप इस प्रकार बच्चे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, इट में बी, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी एंड its velocity, mass of body and its velocity। तो सपोज बेटे मास क्या है, m है, सपोज मास इज m, वेलोसिटी इज v, देन मोमेंटम p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv, p इक्वल टू mv। तो ए बच्चे कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर, एम वी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में हम मोमेंटम को लिखेंगे। व्हाट विल बी यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम बच्चे हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो हम समझते हैं, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ गए। मोमेंटम ऐसे याद करने से थोड़ी काम चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, पी इक्वल टू एम वी। भाई इससे क्या सेंस निकलता है, वाई पी इक्वल टू एम वी। तो मैंने आपको इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, उसकी क्या यूनिट होती है, उसका क्या फॉर्मूला है। लेट अस लर्न न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे वैसे स्वाभाविक सी बात बताइए, सपोज एक कार 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही थी और आपने उसको एक बार ब्रेक लगाया, 10 सेकेंड में वो रेस्ट पर आ गई। और फिर वही कार 100 मीटर पर सेकेंड से जो चल रही थी, आपने उसको ग्रेजुअल ब्रेक लगाया और 20 सेकेंड में, बहुत धीरे धीरे ब्रेक लगाया, 20 सेकेंड में वो जाकर के 100 से 0 उसकी वेलोसिटी हो रही है। ठीक है, रुक गई। तो आप देख रहे हैं दोनों कार में 100 से 0, 100, तो दोनों केसेस में बच्चे 100 से 0 वेलोसिटी हो रही है, दोनों केसेस में। एक में 10 सेकंड में, दूसरे में 20 सेकंड में। तो 100 से 0 चेंज इन वेलोसिटी दोनों केसेस में है। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी क्या है, दोनों में सेम है। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। अब चेंज इन मोमेंटम तो सेम होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज का मोमेंटम मतलब क्या, डेल्टा पी द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चे डेल्टा 9th वाले आप लोग हो, है ना। मोमेंटम फाइनल मोमेंटम पी फाइनल है, इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल पी आई है। तो इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी।
ठीक है। अब कितने इंटरवल में हो रहा है, डेल्टा टी इंटरवल में। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर लो, दोनों केसेस में चेंज इन वेलोसिटी सेम है, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम सेम होगा, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चे क्या होगा, वो अलग अलग होगा। 10 सेकंड वाले से जब डिवाइड करोगे और 20 सेकंड वाले से में जब डिवाइड करेंगे तो 20 जब आएगा डिनोमिनेटर में तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा जी, कम होगा। अब आप बताओ दोनों केसेस में किसमें हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। स्वाभाविक है जब हमको सडनली ब्रेक लगाना होता है तो हमको व्हील्स पर उसके बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब बच्चे कम टाइम में आप फोर्स लगाते हो, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है 100 कम टाइम में हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या ज्यादा, उस केस में हमको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और 20 सेकंड वाले केस में चेंज इन मोमेंटम तो वही, बिकॉज 100 से 0 वेलोसिटी इस केस में भी हो रही है, लेकिन रेट में टाइम से डिवाइड करना, तो जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस केस में बहुत कम आएगा। और हम जानते हैं ऐसे केस में प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऑब्जर्व करिए, हम बहुत धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो इससे बच्चे एक चीज क्लियर हो गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to applied force, या force applied on it, ठीक है। and this change and direction of change in momentum is in the direction of force, आप कह सकते हो दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यह है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एक बार फिर से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यही कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चे सपोज एक बॉडी की वेलोसिटी बच्चे इनिशियल वेलोसिटी u थी, u वाज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी u, और फाइनल वेलोसिटी बच्चे कितना, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। तो और बॉडी का मास मान लो, लेट मास ऑफ बॉडी इज m इज द मास ऑफ बॉडी, ठीक। तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी इनिशियल मोमेंटम, p इनिशियल कितना हो जाएगा m u, p i, p फाइनल कितना होगा बेटे m v। तो व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा आप बताएं। व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p जिसको बोलते हैं हम लोग क्या लिख देंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो ये हो जाएगा m v माइनस m u, ये हुआ क्या डेल्टा p, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो एज पर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बेटा डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम सपोज इन टाइम डेल्टा टी, टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, ये क्या है टाइम इंटरवल। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी जो थी u से v हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu होगा, उसको हम डेल्टा p से लिखते हैं। तो अब नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चे कितना होगा बोलो, डेल्टा p बाई डेल्टा t, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ना जी। तो चलो तो हम लोग कह सकते हैं एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो यह फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडीज
यह क्या हो गया बच्चे, डेल्टा पी बाई डेल्टा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एफ जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ हियर के इज द कांस्टेंट, हियर कांस्टेंट के इक्वल टू 1। यहाँ कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। तो आपका एफ कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी एफ, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये है सेकंड स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो न्यूटन सेकंड लॉ बच्चे का 2 मैथमेटिकल फॉर्म हुआ, एफ इक्वल टू एम ए और एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दोनों के स्टेटमेंट्स भले अलग अलग हैं लेकिन इंटरनल मीनिंग क्या है, एक ही है। तो चलो अभी आपको मैं बताता हूं, डेल्टा पी आपका कितना है, एम वी बाई एम यू है। चलो यहां रख दो डेल्टा पी की जगह एम वी माइनस एम यू बाई क्या लिख दो यहाँ, डेल्टा टी। अब बच्चे यहाँ एम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। और v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी, टाइम से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, एम ए। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट आर सेम इंटरनली। स्टेटमेंट शब्दों का बस फर्क है लेकिन इंटरनल मीनिंग क्या एक है। तो देखो एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और पहला वाला स्टेटमेंट एफ इक्वल टू एम ए बताया था, इस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से एफ इक्वल टू एम ए हम लोगों ने प्रूव कर दिया। बस वही डेल्टा पी की जगह एम वी माइनस एम यू रख देना। तो एफ इक्वल टू एम ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। बच्चे एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे व्हाइल टेकिंग कैच अ प्लेयर लोअर हिज हैंड्स। कैच हम ऐसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं और कैच को लेकर के हम अपने हाथ को ऐसे पीछे खींच सकते हैं। तो व्हाइल टेकिंग कैच अ प्लेयर लोअर हिज हैंड्स। सपोज एक बॉल प्लेयर के हैंड में u इक्वल टू मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉल जिसका मास 1 kg है, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल 1 kg का बॉल होता नहीं, मान लीजिए 1 kg का बॉल जिसकी इनिशियल जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो प्लेयर के हैंड में आती है। तो मोमेंटम बच्चे कितना हो जाएगा, एम वी 20 इंटू 1 आ जाएगा 20 ही, माने कि एम यू जो इनिशियल मोमेंटम होगा 20। ठीक है, ये है। तो डेल्टा पी बच्चा और डेल्टा टी, एक बार आपने ऐसे डायरेक्टली कैच किया, एक बार कैच लेकर के आपने अपने हाथ को खींचा। जब आप अपने हाथ को खींचोगे व्हेन प्लेयर लोअर हिज हैंड्स, तो डेल्टा टी क्या होगा, बढ़ जाएगा। व्हाइल टेकिंग कैच इफ अ प्लेयर लोअर हिज हैंड्स, अपने हाथ को खींचता है नीचे, तो क्या करेगा, इन डूइंग सो ही विल इंक्रीज टाइम इंटरवल। डेल्टा टी बच्चे क्या होगा, बढ़ जाएगा। और डेल्टा पी दोनों में क्या है, मोमेंटम तो वही 20 आएगा, 20 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम दोनों में तो एक ही रहेगा, क्यों, 20 मीटर पर सेकंड से 1 kg की बॉल आ रही है। तो चाहे आप डायरेक्ट रोक लो, चाहे हाथ खींच करके रोको, दोनों केसेस में जो मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो 20 kg मीटर पर सेकंड का ही आएगा। क्यों आएगा बताओ, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो 0 हो गया। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, 0। तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो डेल्टा पी बच्चे दोनों में कितना आएगा, सेम आएगा। वह सेम कितना होगा, 20 कितना, kg मीटर पर सेकंड। और जब आप डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इंक्रीज कर जाएगा कब, व्हेन प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स। जब अपने हाथ को पीछे खींचेगा तो टाइम इंटरवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भैया इस फॉर्मूले से देखो, डेल्टा पी सेम, डेल्टा टी बढ़ गया, तो देयरफॉर फोर्स जो है प्लेयर क्या करेगा, लेस फोर्स प्लेयर विल अप्लाई ऑन द बॉल पर वो प्लेयर क्या होगा जी, लेस फोर्स अप्लाई करेगा। एज पर न्यूटन थर्ड लॉ भी आप आगे पढ़ोगे, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से बॉल भी जो है प्लेयर के हैंड पर क्या करेगा जी, कम फोर्स अप्लाई करेगा। एक्शन रिएक्शन है और प्लेयर को इस प्रकार बच्चे क्या लगेगा जी, कम चोट लगेगा। ऐसे भी कह सकते कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो कम इफर्ट लगाना पड़ेगा।
और वैसे ज्यादा फोर्स जब बहुत कम टाइम इंटरवल में रोकना चाहते हो, डायरेक्ट आप रोक लेना चाहते हो, तो डेल्टा टी क्या होगा, बहुत कम होगा, या क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यह बहुत ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा उसको रोकने में, तो बॉल भी उसके प्लेयर के हैंड्स पर क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस प्रकार उसको इंजरी हो सकती है। तो दैट इज वाई व्हाइल टेकिंग कैच अ प्लेयर लोअर हिज हैंड्स। और देखते हैं जब हम लोग ऊपर से स्विमिंग पूल में कूदते हैं, पानी में कूदते हैं, तो हमारी वेलोसिटी जीरो होने में क्या लगता है जी, टाइम लगता है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस पर हम पर क्या लगता है जी, कम फोर्स लगता है। अभी हम पक्के फ्लोर पर कूद जाएं तो डेल्टा टी बहुत कम होने की वजह से फ्लोर के द्वारा हम पर क्या लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगा और हमारे लेग टूट सकते हैं। लेकिन जो है जब हम सैंड में कूदते हैं तो हमारी वेलोसिटी को जीरो होने में क्या लगता है, कुछ टाइम लगता है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, जिससे है ना हम पर क्या लगता है जी, बहुत कम फोर्स लगता है और हमको कम चोट लगती है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है लॉन्ग जंप वगैरह, है ना, इसलिए सैंड में होते हैं। लेट अस डिफाइन फोर्स 1 न्यूटन। 1 न्यूटन की डिफिनीशन बच्चे अब कैसे देंगे, हाउ यू डिफाइन फोर्स 1 न्यूटन। 1 न्यूटन आप डिफाइन करो, हाउ यू डिफाइन फोर्स 1 न्यूटन। तो फॉर्मूला एफ इक्वल टू बच्चे क्या है, में से आप डिफाइन कर सकते हो। एफ ले लो, 1 न्यूटन एफ कब होगा बोलो, जब यह 1 kg हो मास और एक्सेलरेशन कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो नाउ यू कैन डिफाइन 1 न्यूटन। अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स कब कहलाएगा, अ फोर्स सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन which can produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। 1 kg की। तो बच्चे 1 न्यूटन को हम डेली लाइफ में कैसे रियलाइज करेंगे, तो बड़ा आसान था कि एक बॉडी 1 kg को उसमें इतना फोर्स लगाए कि उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डेवलप हो जाता है। ऐसे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी, है ना जी। लेकिन डेली लाइफ में हम फोर्स को कैसे रियलाइज करेंगे, हम लोग जानते हैं वेट जो होता है mg होता है। अभी आगे आप पढ़ोगे, मैं तभी मैं बता दूं। एम बच्चे आपको निकालिए एफ बाई जी। एफ आप 1 न्यूटन ले लो और जी 9.8 होता है, अप्रॉक्स में 10 हो गया, अप्रॉक्स में कितना हो गया 10। तो इसको डिवाइड करते हैं 0.1 kg आता है, मीन्स 100 ग्राम। 100 ग्राम की बॉडी को होल्ड करने में, 100 ग्राम की बॉडी को होल्ड करने में कुछ हमको इफर्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं करना, बताओ। पेन लगाए, कुछ इफर्ट लगाए, पेन पकड़े हैं तो अभी 1 लीटर वाटर हमको और ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वही 100 ग्राम की बॉडी को होल्ड करने में हमको जो इफर्ट लगाना पड़ेगा वही इफर्ट 1 न्यूटन कहलाएगा बच्चे। तो ये 1 न्यूटन का एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन था। अब चलिए हम 1 डाइन जानते हैं क्या होता है। 1 डाइन, यू ऑल नो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो एफ इक्वल टू ma। तो ये बच्चे 1 डाइन कब होगा, व्हेन फोर्स विल बी 1 डाइन, जब मास 1 ग्राम हो और एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन अ फोर्स produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram, then applied force is said to be 1 dyne। 1 ग्राम की बॉडी में यदि कोई फोर्स 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप कर देता है तो ऐसे फोर्स को बच्चे क्या बोलते हैं, 1 डाइन बोलते हैं। तो चलो रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन में बच्चे रिलेशन निकालो क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो हम लोग जानते हैं बच्चा एफ इक्वल टू ma और 1 न्यूटन बताओ आपका क्या है, इस फॉर्मूला था 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg को भैया आप लिख लो 1000 ग्राम, सीजीएस यूनिट में बदल दो, डाइन द सीजीएस यूनिट यू ऑल नो 1000 ग्राम। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि तो बच्चे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग डाइन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन।
तो इस प्रकार बच्चे हम समझते हैं कि आप इसको बहुत अच्छी ढंग से समझ गए। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।